जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जन्ने फरार में। जैसा कि हिमालय पे हम चर्चा कर रहे थे और हिमालय पे ये आखिरी वीडियो रहेगा, क्योंकि हिमालय के मोटा मोटी तौर पे पूरी चीज़ें जितना भी निचोड़ है हिमालय का मैंने आपको बता दिया है। परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, एकेडमिक छात्रों के लिए उतना हिमालय जानना बहुत ज़रूरी था और उतना मैंने बताया। अब उससे ज़्यादा डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है। आगे आज हिमालय की आखिरी वीडियो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक बचा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अलग से बचा के रखा था। एक सेपरेट में इसको पूरे दर्रे और ग्लेशियर्स के बारे में हमने चर्चा पिछले वीडियो में भी की है। सियाचिन के बारे में जो भी चर्चा की है, आज विधिवत जानेंगे कि आखिर कौन कौन से ग्लेशियर किस राज्य में है, उनके क्या महत्व है। और दर्रे यानी पासेस, तो हिमनद और दर्रे के बारे में आज का वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आइए चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि इस लॉकडाउन में आप अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आइए हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। इस टॉपिक का नाम है हिमनद एवं दर्रे, ग्लेशियर्स एंड पासेस। तो ग्लेशियर्स एंड पासेस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ग्लेशियर और पासेस है क्या। तो ग्लेशियर जैसा कि बर्फ की चादर, ये जो क्षेत्र है या फिर ये जो क्षेत्र है जो बृहद हिमालय का क्षेत्र है, और ये ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है, यहाँ पे चूंकि ये इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। शीत कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, शीतोष्ण नहीं। शीतोष्ण तो आपका मध्य हिमालय आ जाएगा। तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में आने के कारण वर्ष भर यहाँ जो तापमान रहता है, टेम्परेचर रहता है, वो माइनस में रहता है। इसीलिए जो बर्फ की चोटियां हैं वो हिमनद से ढकी हुई होती हैं। यानी कि जब हम वनस्पतियों के बारे में चर्चा करेंगे तो जब 3500 मीटर से 4000 मीटर के जब ऊपर के वनस्पतियों के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ जो वनस्पतियाँ हैं, कटीली वनस्पतियाँ पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश होता है, तो टुंड्रा प्रदेश कटीली वनस्पतियाँ, झाड़ियाँ पाई जाती। कहीं कहीं और ऊपर अगर ट्रांस हिमालय की बात करें, जहाँ सियाचिन और आपके ससाइमी ग्लेशियर्स हैं, वहाँ तो कोई वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, नगण्य होता है। क्यों? क्योंकि वर्ष भर वहाँ हिमपात होता रहता है और हिमनद यानी कि जो जमीन है, जो हमारी भूखंड है, जो पर्वत की चोटी है, उस पर हिम जमा रहता है। तो ग्लेशियर वो हो गया। दर्रे क्या है? पासेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पासेस से ही हमारे नेबर कंट्री के साथ हमारा रिलेशन, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ये हमारे पासेस जो हैं वो हमारे पड़ोसी देशों के साथ ट्रेड के मामले में, आपके आवागमन के मामले में जो रोड रूट हैं वो पासेस से होके ही गुजरते हैं। पासेस क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का ओरिजिन मैंने बताया था कि अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। और एक और थ्योरी थी, आपकी जो गाद वाली थ्योरी थी, यानी कि जो टेथिस जो भूसन्नति थी, उसमें वलय आया, मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ, जो कि हिमालय मोड़दार पर्वत है। वलय आया यानी कि अवसाद और गाद, नदियों के द्वारा अवसाद और गाद टेथिस भूसन्नति में, टेथिस सागर में गिराने के कारण, दबाव पड़ने के कारण, बहुत ज़्यादा अवसाद भर जाने के कारण, वो करोड़ों साल तक वो प्रक्रिया होने के कारण उसमें वलय आया और हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो नदियों के बारे में मैंने चर्चा की। नदियां ही तो अवसाद और गाद ले आके उसमें गिराई टेथिस भूसन्नति में, तो वो नदियां तो बहती ही होंगी। यानी कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी वो नदियां हो थी, तभी तो उसमें गाद और अवसाद ले गई। तो उन्हीं नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पूर्ववर्ती यानी कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले, हिमालय की उत्पत्ति से पहले से वो नदियां उस क्षेत्र में, उस जगह पे बहा करती थी, यानी कि अपने रास्ते में चला करती थी। तो जब नदियां बहा करती थी, तो जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, यानी कि जब मोड़ आने लगा, जब अवसाद और गाद में, जैसे एक फिगर समझ लीजिए, जैसे ये मोड़ आने लगा, ये मोड़ आने लगा, तो ये जो मोड़ आने लगा, तो जब नदियों के रास्ते में ये पहुंचा तो नदियां इसको काटती गई और अवरोध का काम किया। अवरोध यानी कि इसको और अपनी जगह पे, यानी कि अपने रास्ते पे इसको बढ़ने नहीं दिया, इसको रोक के रखा। तो वही जो जगह, समतल जमीन, सपाट जो खाड़ी बनी, जो पतली सरकरी खाड़ी बनी, उसी को हम पासेस या दर्रे के नाम से जानते हैं। पासेस या दर्रे यानी कि इतनी जो जगह है वहां नदियों ने और इसको हिमालय की उत्पत्ति में अवरोध पैदा किया और अपना जो बहने का जो रास्ता था वो रास्ता बनाए रखा। लेकिन एक समय आया
कि हिमालय में और ज़्यादा दबाव आया, और दबाव आने के कारण चूंकि ये रास्ता बन चुका था तो हिमालय की और उत्पत्ति हो गई, यानी कि और उठ गया ऊपर, जिससे नदियाँ अपना रास्ता बदल ली, क्योंकि नदियों में अब उतना प्रेशर नहीं था, अब उतना वेग नहीं था कि वो उस पहाड़ को काट सके। यानी कि जैसे मैंने बताया था कि आपका ये जो घाटियाँ जो बनती हैं, घाटियाँ कैसे बनती, नदियों द्वारा काटा जाता है। हिमालय को काट के नदियाँ नीचे आती हैं, हिमनद से नदियाँ निकलती हैं, यानी कि गंगा यमुना जो भी निकलती नदियाँ हैं, यहाँ सिंधु आपकी सतलज चेनाब रावी ये निकलती हिमनद से निकलती हैं, तो इनमें बराबर ये हिमालय को काटती रहती है, यानी कि पर्वतों को काटती रहती हैं। लेकिन वो काट के चूंकि काट के गार्ज बनाती है, जैसा कि मैंने बताया था घाटी बनाती है, लेकिन ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ये संरचना बन गई, यानी कि नदियों का बहाव उसी रास्ते में था। जब और प्रेशर पड़ा तो फिर वो रास्ता समतल हो गया और नदियाँ अपना रास्ता बदल ली, क्योंकि उनका दबाव, उनका प्रेशर उस श्रृंखला को, उस पर्वत को काट ना पाया, तो ये रास्ता बन गया। इतिहास से भी इसको जोड़ा जाता है। जितने भी आक्रांता आए हमारे भारत पे, जितने भी आक्रमणकारी आए, मुस्लिम आक्रमणकारी आए या फिर आपके पर्सियन आए, तो ये जितने भी आक्रांता आए ये दर्रे के माध्यम से हमारे भारत में प्रवेश किया। क्योंकि अखंड भारत का जो चित्र था, या अखंड भारत जब वो अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत तक था। हिंदुकुश पर्वत पे एक दर्रा है खैबर दर्रा, खैबर दर्रे से ही सब आया करते थे, और बाबर भी खैबर दर्रे से ही भारत में प्रवेश किया, क्योंकि चोटियाँ थी। चोटियाँ उस टाइम भौगोलिक स्थिति को जानना तत्कालीन उन कबीलाइयों को नहीं समझ में आता था, नहीं पता था, इसलिए वो दर्रे का प्रयोग करते थे हमारे भारत में घुसने का। तो पासेस हैं, दर्रे हैं, उसमें हम क्रमवार जानेंगे। जम्मू कश्मीर, आपका हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल, और एक दर्रा आपका मणिपुर का है। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में ग्लेशियर्स की पहले बात कर लेते हैं, दर्रे के बाद में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में आप ग्लेशियर देख रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो श्रेणियां मैंने बताई थी ट्रांस हिमालय की, पार हिमालय की, तो उसमें काराकोरम सबसे उत्तर में, लद्दाख और जास्कर। तो इन तीन श्रेणियों में जो काराकोरम श्रेणी में, इस पे 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। 5 ग्लेशियर हैं, जिसमें आपका है ससाइनी, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर। ये 5 ग्लेशियर कहाँ हैं? काराकोरम श्रेणी पे। सियाचिन के पास में ही एक दर्रा है जिसका नाम काराकोरम दर्रा है। एक और महत्वपूर्ण बात, परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे गए हैं, काफी विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन? ससाइनी। कंफ्यूजन होता है कि सियाचिन की ससाइनी, तो ससाइनी भारत का सबसे बड़ा हिमनद, सियाचिन उसके बाद। चूंकि आप देख रहे हैं एक ग्लेशियर है, एक दर्रा है काराकोरम दर्रा, कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। अभी चर्चा करेंगे। आगे आ जाते हैं उत्तराखंड में। आप ये देख रहे हैं दर्रों के बीच में ग्लेशियर्स हैं। चूंकि ग्लेशियर तो बहुत सारे हैं उत्तराखंड में, 8-10 ग्लेशियर हैं, लेकिन उनके बारे में जान के कोई आवश्यकता नहीं, हम मुख्य ग्लेशियर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मुख्यतः आपको यहाँ 3 ग्लेशियर दिख रहे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे प्रश्न यूपीपीएससी और बीपीएससी में पूछ दिए गए थे कि आखिर मिलाम ग्लेशियर कहाँ है, तो उत्तराखंड में। ग्लेशियर का काम क्या होता है? तो ग्लेशियर जब तापमान गिरता है तो जो ग्लेशियर से नदियां बहती हैं उसको सतत वाहिनी नदी कहा जाता है, यानी कि वर्ष भर वो जल वर्ष भर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा और जल नदियों के माध्यम से हम तक प्राप्त होगा। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं तो वो मौसमी बरसाती नदियां होती हैं, मौसमी होती हैं। इसके बाद हिमालय के बाद हम प्रायद्वीपीय पठार पे ही आएंगे, उसकी चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। क्योंकि हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हिमालय की प्रत्येक नदियां सतत वाहिनी होती है जो हिमालय से निकल के आती है। तो ये 3 मुख्यतः दर्रे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाम। कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे हम बढ़ते हैं तो ग्लेशियर, दर्रे की चर्चा अभी बाद में करेंगे। तो ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं तो एक ग्लेशियर आपको यहाँ दिख रहा है, जेमू हिमनद, जो कि सिक्किम में है, और इसी हिमनद से तिस्ता नदी निकलती है। जैसा कि तिस्ता नदी के बारे में हमने चर्चा की थी कि तिस्ता नदी काली नदी से तिस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, जो हम नदियों के बारे में, बर्नार्ड साहब ने जो नदियों के बारे में इसका विभाजन किया था उसमें तिस्ता नदी की हमने चर्चा की थी। तो तिस्ता सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलती है और सीधा आपकी बांग्लादेश में असम होते हुए एंटर कर जाती,
वेस्ट बंगाल होते हुए असम बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो ये मुख्यतः आपकी ग्लेशियर हिमालय पे स्थित ये 5 इसमें, 3 इसमें और एक ये ग्लेशियर्स हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पासेस की दर्रे के बारे में। तो हम जम्मू कश्मीर के दर्रे से प्रारंभ करेंगे अपना। तो जम्मू कश्मीर में जो सबसे उत्तर में आपको दर्रा दिख रहा है वो काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके बारे में आज भी हमारे भारत की प्रतिक्रिया रहती है, विवादित है, वो रोड जो है वो चाइना, क्योंकि काराकोरम दर्रा अक्साई चीन में है, तो चाइना अपने जो रोड मार्ग है वो इस काराकोरम दर्रे होते हुए और पीओके से पाकिस्तान में ले गया। पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो ये सीपीईसी है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कॉरिडोर कहां से गुजरता है तो काराकोरम पास होते हुए पीओके में जाता है। आगे है आपका दर्रा खारदुंगला दर्रा। इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो खारदुंगला दर्रे के आप दक्षिण में देख रहे हैं लेह, और उत्तर में आपको ये सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो नुब्रा नदी कही जाती है। तो ये नुब्रा नदी घाटी है, इसको नुब्रा नदी घाटी कहते हैं। हमारे सेना के जवान, हमारे वीर सपूत, या फिर आपको भी अगर पर्यटन के लिए सियाचिन जाना पड़े कभी भविष्य में, तो आप खारदुंगला यानी कि लेह से खारदुंगला दर्रा होते हुए, नुब्रा नदी होते हुए आप सियाचिन पहुंचेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, अगर ये दर्रा ना होता तो हमारे जवानों को, हमारे वीर सपूतों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों को पार करने में। तो इस दर्रे का महत्व ये है। आगे हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात कर रहे हैं। आपका ये दर्रा है बुर्जिल, आप देख रहे हैं कहाँ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो आपकी जास्कर श्रेणी पे आपके दर्रे जो दिख रहे हैं, पहला बुर्जिल, दूसरा जोजिला, और आपका उसके बाद ये जम्मू कश्मीर, ये जो दर्रे हैं ये हिमाचल के हैं, कंफ्यूजन ना करिएगा, ये चित्र में मैंने बनाया है, ये हिमाचल के हैं। अभी जम्मू कश्मीर के दर्रे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर में काराकोरम कहाँ, आपका एकदम उत्तर में, फिर आपका खारदुंगला दर्रा। दर्रे तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्यतः दर्रे की मैं बात कर रहा हूं। खारदुंगला दर्रा आपका लद्दाख श्रेणी पे, और जास्कर पे आपके दो मुख्य दर्रे हैं जिसमें आपका जुर्जिल और बुर्जिल, यानी कि जोर्जिला और बोर्जिला दर्रा, ये कहाँ है आपके जास्कर श्रेणी पे है। आगे आ जाते हैं तो मध्य हिमालय में, ये भी जम्मू कश्मीर का ही भाग है। मध्य हिमालय में आपको 2 दर्रे दिख रहे हैं, एक पीर पंजाल, दूसरा बनिहाल। बनिहाल दर्रे की विशेषता यह है कि जम्मू से कश्मीर जाने वाला जो सड़क मार्ग है NH-1A, जम्मू से कश्मीर जाने वाला जो सड़क मार्ग है वो बनिहाल दर्रे से होकर ही गुजरता है, और बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है। तो जम्मू से हमें कश्मीर जाने के लिए, कश्मीर घाटी में जाने के लिए हमें इसी दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। आपके यहाँ पर्यटन स्थल है अमरनाथ की यात्रा, हम जम्मू कश्मीर जाना पड़ता है, वैष्णो देवी, और चरारे शरीफ एक मुस्लिमों का यानी कि मोहम्मदन भाइयों का एकमात्र तीर्थ स्थल जो जम्मू कश्मीर में है, बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है चरारे शरीफ। और हिंदुओं का अमरनाथ यात्रा आपका यही कटरा है, कटरा से वैष्णो माता की चढ़ाई, अपने ऊपर जाते हैं पहाड़ पे, वैष्णो माता का मंदिर है। तो ये 3 मुख्यतः आपके तीर्थ स्थल है। आगे हम बात करते हैं कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में दर्रे तो बहुत है लेकिन मुख्यतः 3 दर्रे मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जिसमें बारालाचला, इसकी वही इंपॉर्टेंस है, इसमें से भी आपको एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में जाया जा सकता है, इसकी बहुत ज्यादा उतने महत्वपूर्ण है। सिपकिला का महत्व है। और तीसरा है रोहतांग। रोहतांग भी वही आपका जो बृहद हिमालय है, इसी के ऊपर रोहतांग पास है। रोहतांग पास से रोड निकलती है जो कि हिमाचल के मंडी को लेह से जोड़ती है। हिमाचल के मंडी को, हिमाचल का शिमला या मंडी कहिए, मंडी को लेह से जोड़ती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। सिपकिला का इंपॉर्टेंस ये है कि सिपकिला दर्रा ही एकमात्र उत्तरी छोर में हमारा दर्रा है जिससे हम मानसरोवर यात्रा करते हैं, और तिब्बत से ट्रेड जो होता है वो सिपकिला दर्रे से ही होता है अभी वर्तमान में। तो मानसरोवर जाने के लिए आपको कहाँ, सिपकिला के साथ साथ नाथुला से भी हम मानसरोवर जा सकते हैं। तो चूंकि ये रास्ता दुर्गम है और काफी
लंबा रास्ता है, इसलिए हम शिपकिला का प्रयोग करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि कहीं कहीं प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। तो गंदी किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि सतलज नदी भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, लेकिन नहीं, शिपकिला दर्रे के दक्षिणी छोर से, क्योंकि अगर दर्रे में नदी बहेगी तो फिर दर्रे का क्या काम, फिर इस पासेज का, उस उठे हुए पासेज का क्या काम। तो जो ये अलग से इन पहाड़ियों को काट रही है। तो सतलज नदी शिपकिला के दक्षिण से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में आ जाते हैं तो 3 दर्रे आपके हिमाचल में, बारालाचला, रोहतांग और शिपकिला। उत्तराखंड में आ जाते हैं तो उत्तराखंड में आपको 4 दर्रे, चूंकि दर्रे तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्यतः 4 दर्रे हैं, मुलिंग, मानाला, नीतिला और लिपुलेख। मुलिंग, मानाला, लितिला और लिपुलेख। बस याद रखिए कि उत्तराखंड में ये दर्रे हैं, क्योंकि इनमें प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि आखिर ये दर्रे हैं कहाँ। तो ये 4 मुख्यतः दर्रे कहाँ हैं? उत्तराखंड में। आपके 6 आपके जम्मू कश्मीर में, 3 आपके हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः, और 4 कहाँ? उत्तराखंड में। तो ये आपके उत्तराखंड के। अब आगे आते हैं तो हम पहुंचते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में आपको 2 दर्रे दिख रहे हैं, एक नाथुला, एक जेलेपला। नाथुला की भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि 62 का युद्ध, चीन से हमारा जो विवाद है वो नाथुला का युद्ध पूरे पूर्वोत्तर भारत से है। क्यों है? तो यहाँ एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में तवांग, जहाँ आखिरी हमारे सेना के जवानों का, और यहाँ एक बौद्ध का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और जितने भी आप देखते ही हैं कि बुद्ध हमारे यहाँ से जन्मे और एडॉप्ट कौन कर लिया? चाइना, नेपाल। और आज तो एक ओली साहब का एक बहुत ही हास्यास्पद बयान है कि बुद्ध भी हमारे यहाँ ही जन्मे, और चूंकि बुद्ध हमारे यहाँ है तो धर्म हमारे यहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो ये खैर वो राजनीतिक मामला है, उसमें नहीं जाएंगे, अपने भूगोल पे आते हैं। तो नाथुला पास, आज भी नाथुला पास पे विवाद है। नाथुला पास चाइना कहता है कि हमारा है। अब तो नेपाल भी चाइना के शहर से कुछ ज़्यादा उड़ने लगा है और इस पे दावा करने लगा है, यानी कि इन क्षेत्रों में विवादित क्षेत्र, जैसे काला पानी, इस पे भी हम आपको सेपरेट वीडियो देंगे। काला पानी का विवाद क्या है, आखिर नेपाल क्यों वहां दावा कर रहा है। तो नाथुला पे कौन दावा करता है? चाइना तो पूरे सिक्किम पे दावा करता है कि सिक्किम पूरा हमारा है। तो नाथुला पास से भी हमारा ट्रेड तिब्बत से होता है, और चाइना से भी रूट जो भी रोड से हमारा ट्रेड होता है वो नाथुला पास से होता है। उसमें एक और दर्रा है जेलेपला। तो ये 2 दर्रे मुख्यतः कहाँ है? सिक्किम में। आगे आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। चूंकि देखिए पूर्वोत्तर भारत में चाइना का जो अधिकार करने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पूर्वोत्तर भारत के जितने भी लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे देश के जो भी लोग हैं, वो कैसे दिखते हैं? आप देखे होंगे चाइना की तरह, तिब्बत की तरह दिखते हैं। आंखें ओझल सी, भारी भारी, बाल खड़े, सर बड़ा, पैर छोटा क्यों? देखिए भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में एक तरह से उनको एक वरदान मिला है। पैर छोटा इसलिए कि पहाड़ियों जल्दी से चढ़ सके। पैर छोटा, गोरे पीले कलर के, यानी कि कौन सी प्रजाति? अभी बताएंगे हम, मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड कौन? मंगोल, चंगेज खान मंगोल था, तो मंगोलाइड प्रजाति के वो लोग हैं, यानी कि बहुत ही साहसी, बहुत ही कर्मठ और क्रूर नहीं कहेंगे, क्योंकि चूंकि दुर्गम इलाका है और यहाँ उनको सरवाइव करने का वो जो तरीका है उनका, उसको हमारे तरफ क्रूरता कहते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा मांस मछली का ज़्यादा सेवन करते हैं। इसलिए चूंकि ये हमारे भाई बंधु हैं, तो इसीलिए इस पे चाइना दावा करता है। और चूंकि भौगोलिक कारण भी है दावा करने का, एक तो ये कारण है, दूसरा कारण है कि जो ये बेल्ट है, ये जो पश्चिम बंगाल, आसाम होते हुए जो पूर्वोत्तर में हम जाते हैं, तो ये जो बेल्ट है आपकी, ये सिक्किम से लेके और ये बंगाल तक, तो ये बहुत सरकरी बेल्ट है, यानी कि ये मुश्किल से 30 से 40 किलोमीटर की बेल्ट है। अगर इसीलिए चाहता है कि हम इस पार्ट को ले लें और इसको फेंसिंग कर दें या फिर इस पे दावा कर लें, तो पूरा पूर्वोत्तर हमारा हो जाएगा। क्योंकि इधर बांग्लादेश है, तो इसलिए कई कारण हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया, सब पे चर्चा होगी। बस जुड़े रहिए, बने रहिए। तो अरुणाचल में आ जाते हैं। तो अरुणाचल में दर्रों की बात करते हैं तो बुमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, कांगरी करपोला दर्रा, दिफू दर्रा और पांगसाट और लिखा पानी, ये सारे दर्रे आपके जो हैं ये कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। इनसे भी थोड़ा बहुत ट्रेड होता है, क्योंकि यहाँ उतना अभी हमारा विकास का
क्षेत्र, हमारे रोड जो रोड रूट हैं वहाँ तक नहीं, लेकिन चूंकि ये सरकार हमारे सीमा पे रोड रूट ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है तो वो अपना कार्य कर रही है। आगे आने वाले दर्रे में इन पासेस से हमारे ट्रेड और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे निर्भरता यानी कि पानी से निर्भरता कम होगी, पासेस से ज़्यादा जल्दी रोड रूट से आ जाएंगे। तो 5 दर्रे कहाँ हैं? बूंदीला, यांगयाब, कांगरी करपोला, दीफू, पांगघाट और लिखा पानी। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। एक दर्रा आपको दिख रहा है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर में आपको एक आखिरी दर्रा है जो मणिपुर में एकमात्र तुजू दर्रा है। इधर आपका म्यांमार है, म्यांमार से भी हम ट्रेड इन्हीं दर्रों के माध्यम से करते हैं, रोड रूट से करते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें दर्रों की और ग्लेशियर्स की हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और हाँ, एक सूचना आपको देनी है कि आने वाले समय में हो सकता है कि 2-3 दिन बाद आपको बायोलॉजी के लिए या जीव विज्ञान के लिए एक हमारे मित्र हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि आपके परिवार से जुड़ेंगे और जो कि बायोलॉजी की कक्षा है। जैसा कि भौतिक विज्ञान की कक्षा कुमार गौरव के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इस चैनल को और विस्तारित करें और एक एक कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, संवाद हमारा आपसे हो नहीं पाता, तो इसी माध्यम से हम चाहते हैं कि आप अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देके आप हमसे संवाद कर सकते हैं। हम आपका कमेंट पढ़ेंगे, प्रतिक्रिया देंगे। जो भी सुझाव है आप दीजिए, बेझिझक दीजिए। लाइक डिसलाइक अदर मैटर। हम अच्छा पढ़ाएंगे तो आप लाइक करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो डिसलाइक करेंगे, ये इट्स योर चॉइस। लेकिन चूंकि हमारा एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, चूंकि ये नवजात चैनल 2-3 महीने का चैनल है और काफ़ी अच्छे से हम लोग इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया आप इसके साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।